प्यारे बच्चों, आज हम 3 मार्च 2024 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 IY के प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 से 4 तक का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1 से 4 तक का हल देख सकते हैं। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि सभी खंड कीजिए, जिसमें का भाग है कि समुच्चय ए बराबर, देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक अवयव हैं, में आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है यक्ष से द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का हमको जांच करके बताना है कि क्या दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है। देख रहे हैं प्रश्न में समुच्चय ए बराबर दिया है, समुच्चय ए के अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये समुच्चय ए दिया है और इस पर देख रहे हैं संबंध आर बराबर यक्ष कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है यक्ष से, वाई भाज्य है यक्ष से क्या द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है। सबसे पहले तो हम इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखते हैं। देख रहे हैं आर बराबर देख रहे हैं यहाँ पर दिया है कि यक्ष वाई सच दैट वाई भाज्य है यक्ष से। तो देख रहे हैं समुच्चय ए के अवयव 1 से लेकर 6 तक दिए हैं, वाई भाज्य है यक्ष से। तो देख रहे हैं वाई का मतलब है क्रमित युग्म में दूसरा अवयव और यक्ष पहला अवयव है, तो दूसरा अवयव पहले अवयव से भाज्य है। तो ये संबंध दिया है। इसके अनुसार देख रहे हैं अगर हम एक का एक से देखेंगे तो प्रत्येक अवयव स्वयं से भाज्य होता है, एक एक मिल जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं 2 1 से, क्योंकि 1 से प्रत्येक संख्या विभाजित होती है, तो 1 2, इसी प्रकार 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। इसके बाद दूसरे अवयव प्रत्येक अवयव स्वयं से देख रहे हैं भाज्य होगा, तो 2 2। इसके बाद 4 देख रहे हैं 2 से भाज्य है, 2 4 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 2 6, 2 6। इसके बाद फिर देख रहे हैं यदि अवयव 3 को देखें तो 3 स्वयं से संबंधित होगा, फिर 3 का संबंध देख रहे हैं 6 से होगा। इसके बाद 4 को देखें, 4 स्वयं से संबंधित होगा। इसके बाद देख रहे हैं 5 5, 6 6। इस प्रकार से ये रोस्टर रूप में दिया हुआ संबंध लिखते हैं। अब इसमें हम इसकी तुल्यता संबंध होने की जांच करेंगे। तुल्यता के लिए हम जानते हैं कोई संबंध तुल्यता संबंध तभी होता है जब वह स्वतुल्य, सममित और संक्रमक हो। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम स्वतुल्य होने की जांच करेंगे। स्वतुल्य के लिए यदि आप देखें समुच्चय ए का देख रहे हैं प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। देख रहे हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, 5 5 6 6। अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। लिख सकते हैं चूंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, 5 5 बिलोंग्स टू आर और 6 6 बिलोंग्स टू आर। अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। देख रहे हैं इसलिए तुल्यता संबंध है। इसके बाद इसके हम सममित होने की जांच करेंगे। देख रहे हैं इसके पश्चात हम सममित में जानते हैं कोई संबंध। देख रहे हैं यदि पहला अवयव दूसरे से संबंधित है तो क्या दूसरे का संबंध पहले से वही है। तो देख रहे हैं इसमें 1 2, चूंकि देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 देख रहे हैं नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हम संक्रमक होने की जांच करेंगे। तो देखें संक्रमक होने के लिए थर्ड पार्ट यदि देखें, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, फिर 2 4 बिलोंग्स टू आर और 1 4 बिलोंग्स टू आर आपका मिल जाएगा। संक्रमक होने की हम जांच करेंगे। देखिए संक्रमक होने के लिए आवश्यक है कि पहला अवयव दूसरे से संबंधित, दूसरे का संबंध तीसरे से, ठीक वही संबंध पहले और तीसरे में मिले तो फिर वो संक्रमक होता है। जैसा कि देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर,
क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा देख रहे 2 4 बिलोंग्स टू आर, देख रहे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर। अब क्या 1 4 देख रहे हैं मिल रहा है, 1 4 दिया है, 1 4 बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रमक संबंध है। तो देख रहे हैं इसी प्रकार से इसका प्रत्येक अवयव संबंधित होगा, इसलिए यह संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। हम जानते हैं कोई संबंध तुल्यता संबंध तभी होता है जब वह स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो। क्योंकि यह संबंध स्वतुल्य और संक्रमक तो है लेकिन सममित नहीं है, इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं है, इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का खा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के खा में दिया है क्या आव्यूह ए बराबर, देख रहे हैं आव्यूह ए का मान दिया है, को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम समझते हैं एक आव्यूह को कैसे सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का खा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का खा, इसमें आव्यूह ए बराबर दिया है। देख रहे हैं आव्यूह ए का मान है ए बराबर, देख रहे पहली पंक्ति है 3 3 -1, दूसरी पंक्ति में -2 1 और तीसरी पंक्ति है -4 -5 2। इस आव्यूह को हमको एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए डैश का मान निकालेंगे। देख रहे हैं ए डैश अर्थात ए का परिवर्त आव्यूह, ए डैश बराबर जानते हैं पंक्ति का स्तंभ में रूपांतरण कर देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी 3 3 -1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 1 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगी। देख रहे हैं -4 -5 2। ये हमारा ए डैश मिल जाता है। आप देख रहे हैं ए प्लस ए डैश यदि निकालें, ए प्लस ए डैश अर्थात ए और ए डैश को हमको जोड़ना है। देख रहे हैं ए का मान दिया है, ए डैश दिया है, तो यदि दोनों को जोड़ा जाए देख रहे हैं 3 + 3 6 मिल जाएगा। फिर संगत अवयव ही जुड़ेंगे, 3 देख रहे हैं 3 -2 1 आ जाएगा, -1 -4 मिल करके -5। इसके बाद दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो -2 + 3 मिल करके देख रहे हैं 1 आ जाएगा, -2 मिल करके -4 और 1 -5 मिल करके -4। इसके बाद देख रहे हैं -4 -1 मिल करके -5, -5 में 1 जोड़ेंगे -4 मिल जाएगा। इसके बाद 2 + 2 4, तो ये ए प्लस ए डैश का मान होगा। इसी प्रकार से देख रहे हैं यदि हम हाफ ए प्लस ए डैश निकालें या पहले ए माइनस ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। देख रहे हैं ए माइनस ए डैश अर्थात ए से ए डैश को घटाएंगे। देख रहे हैं 3 - 3 0 हो जाएगा, फिर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाएंगे 3 + 2 5, -1 घटाएंगे तो +4 हो जाएगा, 4 - 1 देख रहे हैं 3 के बराबर मिलेगा। दूसरी पंक्ति में देखेंगे -2 घटाएंगे -3 -5। इसके बाद देख रहे हैं -2 से -2 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। इसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस बनेगा तो 1 + 5 6। तीसरी पंक्ति के संगत अवयव -4 घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, -4 + 1 -3। फिर देखें -5 -1 मिल करके -6 और 2 - 2 देख रहे हैं 0 आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखने के लिए ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। यहां पर देख रहे हैं यदि हम मान रख दें, ए का मान देख रहे हैं दिया है 3 3 -1 3 3 -1 -2 1 और -4 -5 2 बराबर देख रहे 1/2
ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश में यदि हम 2 से भाग दे दें तो देख रहे हैं 2/3 6, 2 से भाग देंगे 2/3 6, और ये हमारा 1/2, फिर देख रहे हैं -5/2, 1/2, -4/2 देखेंगे -2, -4/2 -2, देख रहे हैं -5/2 -2 2 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, देख रहे हैं ए माइनस ए डैश को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 2 से भाग देंगे 0/2 0 होता है, 5/2 3/2, फिर देख रहे हैं -5/2 0/2 0 ही होगा, 6/2 देख रहे हैं 3 मिल जाता है, -3/2 -6/2 -3, और इसके बाद देख रहे हैं 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आव्यूह ए को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखते हैं। तो देख रहे हैं ये पहला हमारा सममित आव्यूह है, दूसरा विषम सममित आव्यूह है, दोनों का आप योग करेंगे तो देख रहे हैं आव्यूह ए के बराबर मिल जाएगा। तो ये हमारा इस प्रश्न नंबर 5 के खा का आंसर होगा। इस प्रकार से किसी आव्यूह को हम उसके सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 का गा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 की गा में दिया है, कह रहा है यदि देख रहे हैं x की वैल्यू -1 से बड़ी है प्लस 1 से छोटी है के लिए x √1 + y प्लस y √1 + x बराबर 0, तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि dy/dx = -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये हमको इसमें सिद्ध करना है, और ये प्रश्न देख रहे हैं पहले भी बताया गया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको पेपर के देख रहे हैं 2-3 दिन पहले रिपीट भी कराया गया था कि ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, और देख रहे हैं वही प्रश्न पूछा गया है क्योंकि ये प्रश्न लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का गा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के गा में दिया है x √1 + y प्लस y √1 + x बराबर 0। तो हमको सिद्ध करना है dy/dx बराबर, देख रहे हैं को सिद्ध करके लाना है dy/dx बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये हमको इसमें सिद्ध करना है, देख रहे हैं सिद्ध करके लाएंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए देख रहे हैं कंडीशन हमारी दी है, तो यदि दूसरे पद को पक्षांतर कर दें तो देख रहे हैं x √1 + y बराबर, देख रहे हैं प्लस में है पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा -y √1 + x। आप देख रहे हैं दोनों ओर का वर्ग कर दें तो अंडर रूट हट जाएंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर देख रहे दोनों ओर का वर्ग करते हैं तो x का स्क्वायर x² और √1 + y का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बराबर देख रहे माइनस का स्क्वायर प्लस बनेगा y² और √1 + x का स्क्वायर करते हैं तो 1 + x मिलेगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं x² का ब्रैकेट के अंदर यदि गुणा कर दें तो देख रहे हैं x² + x² y बराबर y² + xy²। अब देख रहे हैं पदों को यदि हम पक्षांतर कर लें x² y² पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा, फिर देख रहे हैं प्लस x² y और इस पद को भी पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा बराबर 0। आप देख रहे हैं पहले 2 पद हमारा वर्गांतर बनता है और फिर दूसरे 2 पदों से भी इनके गुणनखंड करें तो पहले में देख रहे हैं फार्मूला है a² - b² का, एक ब्रैकेट प्लस में लिखेंगे x + y, दूसरा ब्रैकेट x - y, फिर देख रहे हैं दूसरे समूह से x और y की एक घात कॉमन कर लेंगे तो बचता है x - y बराबर 0। अब देख रहे हैं x - y दोनों से कॉमन कर लेंगे, x - y दोनों समूह से कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं x + y + xy बराबर 0। देख रहे हैं यदि हम पहले पद को 0 के बराबर करते हैं, यदि x - y बराबर 0 तो देख रहे हैं x बराबर y मिलेगा, जो कि प्रश्नानुसार संभव नहीं है कि x बराबर y रखेंगे तो देख रहे हैं दिया हुआ प्रश्न संतुष्ट नहीं होगा, तो इसलिए यह मान अग्राह्य है। और यदि हम दूसरे पद को 0 के बराबर लेते हैं दूसरे गुणनखंड को, तो देख रहे हैं दूसरा गुणनखंड है यदि x + y + xy बराबर 0 तो देख रहे हैं इससे मिल जाएगा, इन दोनों से y कॉमन कर लेंगे तो 1 + x और देख रहे हैं इस x को पक्षांतर कर दें माइनस के रूप में जाएगा तो देख रहे हैं इस प्रकार से y बराबर -x/1 + x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डीवाई अपान डी एक्स इक्वल टू, देख रहे माइनस अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे। देख रहे फार्मूला है हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, अंश यक्ष है, यक्ष का अवकल गुणांक 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक 1 का 0 प्लस यक्ष का 1 अपान हर का होल स्क्वायर 1 प्लस यक्ष का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसको सरल करेंगे, सरल करने पर माइनस, देख रहे हैं 1 से गुणा होगा तो 1 प्लस यक्ष, फिर देख रहे हैं माइनस यक्ष और 1 का गुणा करेंगे तो माइनस यक्ष अपान 1 प्लस यक्ष का होल स्क्वायर। देख रहे हैं यक्ष माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से डीवाई अपान डी एक्स बराबर मिल जाएगा माइनस 1 अपान 1 प्लस यक्ष का होल स्क्वायर। देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करना था, डीवाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 प्लस यक्ष का होल स्क्वायर। तो ये हमको सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा प्रश्न नंबर 5 का घा दिया है, कह रहा रेखा युग्मों, देख रहे दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं और कह रहा इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम दो रेखाओं के बीच का कोण निकालेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के घा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का घा, पहली रेखा का समीकरण देख रहे दिया है वेक्टर आर इक्वल टू, देख रहे वेक्टर आर इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2 के कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो देख रहे पहली रेखा का समीकरण है और इसके बाद दूसरी रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56 के कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप। और इन दोनों रेखाओं के बीच का हमको कोण निकालना है। देखिए रेखाओं के बीच के कोण के लिए हमारा फार्मूला है, यदि रेखा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर v1 और वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर v2, अगर इस रूप में दो रेखाएं हैं तो इन दो रेखाओं के बीच का कोण का फार्मूला है, के बीच का कोण निकालने का फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर v2, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर v2 अपान मॉड वेक्टर b1 इंटू मॉड वेक्टर v2। दिख रहे हैं इसका मापांक, तो ये हमारा इन दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का फार्मूला है। तो देख रहे हैं दी हुई रेखाओं की अगर इन रेखाओं से तुलना कर लेते हैं तो देख रहे हैं तुलना करने पर वेक्टर b1 बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं वेक्टर b1 का मान मिलेगा, b1 बराबर देख रहे हैं i माइनस जे आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप और वेक्टर v2 बराबर देख रहे हैं 3i कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो ये वेक्टर b1 और वेक्टर v2 के मान मिलेंगे। आप देख रहे हैं फार्मूले में इनका मान रख देते हैं, तो cos थीटा बराबर मॉड देख रहे हैं b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2, b1 का मान i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट 3i कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप अपान, देख रहे हैं इनका मापांक लिखेंगे मॉड, देख रहे हैं मापांक में अंडर रूट, पहले से देख रहे हैं आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे, तो सरल करने पर देख रहे हैं cos थीटा बराबर मॉड, देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 और 3 का गुणनफल लिख लेते हैं 1 गुणे 3 माइनस, देख रहे हैं 1 माइनस 1 और माइनस 5 का गुणनफल होगा माइनस 1 गुणे माइनस 5। इसके बाद फिर देख रहे हैं माइनस 2 और माइनस 4 का गुणा करेंगे तो माइनस 2 गुणे माइनस 4 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16। देख रहे हैं, अब इसको हम सरल कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, देख रहे हैं, माड 1 गुणे 3 3, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 दुनाई 8 बटे 4 1 5 1 6 √6 इंटू अंडर रूट, देख रहे हैं 16 9 25 25 25 50। तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाता है कॉस थीटा बराबर, देख रहे हैं 8 5 13 13 3 16 बटे √50 और देख रहे हैं √6। तो √50 गुणे 6, देख रहे हैं 6 हमारा 2 गुणे 3, 6 3 गुणे 2 और 50 के खंड देख रहे हैं 2 गुणे 25। अब यदि इसका आप वर्गमूल लें तो देख रहे हैं वर्गमूल लेने में यही बराबर हमारा मिल जाएगा 16 बटे 25 का वर्गमूल 5 और देख रहे हैं 1 2 मिल जाएगा √3। तो इस प्रकार से कॉस थीटा बराबर 16 बटे, देख रहे हैं 10 √3, या थीटा बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं थीटा बराबर मिल जाएगा कॉस इनवर्स 16 बटे 10 √3। तो यही इन दो रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं यहां पर आप सरल भी कर सकते थे, 2 अट्ठे 16 2 पंचे 10। इस प्रकार से देख रहे हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8 बटे 5√3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमारा दोनों रेखाओं के बीच का कोण मिल जाएगा, क्योंकि सरलतम करने पर देख रहे हैं ऊपर नीचे से 2 से संख्या कट रही थी, तो ये बीच का कोण मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का अंगा भाग। देख रहे हैं 5 के अंगा में दिया है दो रेखाओं के समीकरण हैं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी का मान ज्ञात करना है। तो रेखाएं यहाँ पर देख रहे हैं कार्तीय रूप में दी हैं, तो कार्तीय रूप में दी हुई इन दो रेखाओं के बीच की हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 5 के अंगा भाग को। देख रहे हैं यहां पर दिया है प्रश्न नंबर 5 का अंगा। देख रहे हैं पहली रेखा का समीकरण दिया है। इसमें देख रहे हैं पहली रेखा है x + 1/7, x + 1/7 इक्वल टू y + 1/-6 इक्वल टू z + 1/1। और फिर देख रहे हैं दूसरी रेखा का समीकरण दिया है x - 3/1, देख रहे हैं x - 3/1 बराबर, फिर देख रहे हैं y - 5/-2, y - 5/-2 और फिर देख रहे हैं z - 7/1 बराबर z - 7/1। हमको इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। देख रहे हैं दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है जबकि रेखाएं कार्तीय रूप में हो, तो यदि रेखाओं के समीकरण देख रहे हैं इस प्रकार हो x - x1/a1 इक्वल टू y - y1/b1 इक्वल टू z - z1/c1 और x - x2/a2 बराबर y - y2/b2 इक्वल टू z - z2/c2 के बीच की दूरी के लिए फार्मूला है। दूरी बराबर होता है, देखें दूरी d यदि प्रतीक लिखें तो इसके लिए हमारा फार्मूला है मॉड x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपान अंडर रूट, देख रहे हैं a1 b2 माइनस, इस प्रकार से a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में हमको मान रख देना है। देख रहे हैं x2 माइनस x1, प्रश्नानुसार अगर मान देखें तो देख रहे हैं यहाँ पर मान दिया हुआ है। देख रहे हैं पहले हम अंश
और जो कि सारणिक से मिलेगा। यदि अंश का मान निकाल लें तो देख रहे हैं डेल्टा x2 माइनस x1, x2 अगर देखें तो देख रहे हैं रेखाओं की हम तुलना करके x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो देख रहे हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2 तो क्लियर मान है। अब देख रहे हैं x2 की बात करें तो x माइनस x2, तो x2 बराबर 3 है, माइनस x1, x1 देख रहे हैं x माइनस माइनस 1 लिखेंगे तो ये हमारा माइनस 1 मिल जाएगा, माइनस 1, x2 माइनस x1। फिर देख रहे हैं y2 माइनस y1, y2 का मान 5 है, माइनस y1, y1 देख रहे हैं माइनस 1, z2 माइनस z1, z2 7 है, माइनस z1 देख रहे हैं माइनस 1। फिर a1, a1 देख रहे हैं 7 है, b1 माइनस 6, c1 1, a2 1 दिया है। फिर देख रहे हैं b2 माइनस 2 और c2 1 दिया है। इसको सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर यही मिल जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 प्लस 1 बराबर 4, 5 प्लस 1 बराबर 6, 7 प्लस 1 बराबर 8, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 2 1। आप देखें पहली पंक्ति को लेकर यदि हम प्रसार कर लें, r1 को लेकर प्रसार करने पर, r1 को लेकर प्रसार करने पर देखें r1 को लेकर प्रसार करेंगे, प्रसार करने पर यही देख रहे हैं बराबर मिल जाएगा 4 इंटू देख रहे हैं माइनस 6 और 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 6, माइनस फिर माइनस 2 में 1 से गुणा होगा, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर माइनस 6 इंटू 7 और 1 का गुणा करते हैं, 7 एकम 7, माइनस 1 और 1 का गुणनफल 1 मिल जाएगा, प्लस 8 इंटू देखिए 7 माइनस 2 से गुणा करते हैं, माइनस 14, माइनस फिर देख रहे हैं 1 और माइनस 6 से गुणा करते हैं, माइनस 6, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब इसको सरल कर लें, देख रहे हैं माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, माइनस 4 में 4 से गुणा होगा, माइनस 16, 7 से 1 घटाएंगे 6, 6 माइनस 6 का गुणा देख रहे हैं माइनस 36, इसके बाद माइनस 14 प्लस 6 देख रहे हैं माइनस 8, प्लस 8 प्लस माइनस माइनस और 8 उठाएं 64। तो इस प्रकार से देख रहे हैं तीनों संख्याओं को यदि जोड़ें, 6 6 12, 12 4 16, 1 1 2, 2 3 5, 5 6 11 तो माइनस 116। अब इसके बाद देख रहे हैं यदि हम हर का मान निकाल लें, देख रहे हैं हर में अंडर रूट a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं इसमें हम मान रख लेते हैं, मान रखेंगे अंडर रूट देख रहे हैं इस क्रम से दिए हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इस प्रकार से इसको आप तैयार कर सकते हैं, सीधे तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो यही बराबर देख रहे हैं मिल जाएगा। 7 और माइनस 2 का गुणा करते हैं तो माइनस 14, फिर माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 माइनस 6 से गुणा करेंगे माइनस 6, तो देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा का होल स्क्वायर प्लस फिर देख रहे हैं माइनस 6 और 1 का गुणा करते हैं, माइनस 6 माइनस माइनस 2 और 1 से गुणा करेंगे माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस c1 a2 अर्थात 1 1 का गुणा करेंगे 1 मिलेगा, माइनस 7 और 1 से गुणा करते हैं तो 7 देख रहे हैं 7 और 1 का गुणनफल 7 मिल जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल करें तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिलेगा, माइनस 14 प्लस 6 देख रहे हैं 8 6 14 माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और फिर देख रहे हैं 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 6 12, 12 4 16 हासिल देख रहे हैं 1 मिला, 1 3 4, 4 1 5, 5 6 11 तो अंडर रूट 116। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोनों मानों को फार्मूले में रख देंगे। अतः रेखाओं के बीच की देख रहे हैं न्यूनतम दूरी पूछ रहा था, अतः रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर, अतः दोनों रेखाओं के मध्य, दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी बराबर देख रहे हैं अंश का मान मिला माइनस 116
बटे हर का मान अंडर रूट 116। देख रहे हैं अंडर रूट 116 से 116 को विभाजित करेंगे तो अंश में हमारा रूट मिल जाएगा। और दूरी देख रहे हैं निगेटिव नहीं होती है, इसलिए माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। तो न्यूनतम दूरी का प्रतीक यदि डी लिखें तो डी बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 116 मात्रक या इकाई कहें। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। देख रहे हैं ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर। अतः दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर मिलेगी अंडर रूट 116 इकाई। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं इस मान को आप सरल भी कर सकते थे। अंडर रूट 116 हमारा 29 गुणे 4 बनता है। 29 गुणे 4 देख रहे हैं 4 9 36, 4 दूना 8 3 11। अब आप 4 का वर्गमूल निकाल करके बाहर लिख सकते हैं। इस प्रकार से d बराबर 4 का वर्गमूल लेंगे 2, तो 2 अंडर रूट 29 इकाई। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से भी उत्तर को लिखा जा सकता है और देखा जाए तो यही सरलतम रूप में उत्तर भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है। आप देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है। हमारा छठा प्रश्न है कह रहा सभी खंड कीजिए। देखिए छठे प्रश्न में सभी खंड कीजिए जिसपे का नंबर में वक्र x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए पूछा गया है, जबकि वक्र का समीकरण दिया है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 के का को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 का वक्र का समीकरण है x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर 2 के कह रहा बिंदु 1 1 पर, बिंदु 1 1 पर हमको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। घात पहले आएगी 2/3, फिर घात से 1 घटाएंगे 2/3 माइनस 1 प्लस इसी प्रकार y में घात पहले आएगी 2/3, y की घात 2/3 माइनस 1 इंटू y का करेंगे dy/dx। यहाँ देख रहे हैं x का करते 1 मिलता, 1 हम लिखें अथवा ना लिखें। 2 देख रहे हैं अकेला अचर है, अकेले अचर पद का अवकल गुणांक 0 होता है। आप देख रहे हैं सरल कर लेंगे, 2/3 कॉमन कर सकते हैं, 2/3 कॉमन कर लेंगे। x की घात 2/3 से देख रहे हैं 1 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। देख रहे हैं 2 - 3 तो -1/3 प्लस y की घात -1/3 dy/dx बराबर 0। देख रहे हैं 2/3 पक्षांतर करेंगे तो 0 बटे जानते हैं कोई भी संख्या 0 हो जाती है। इसके बाद x की घात -2/3 देख रहे हैं x की घात -1/3 प्लस y की घात -1/3 dy/dx बराबर 0। देख रहे हैं x की घात -1/3 का पक्षांतर करेंगे तो y की घात -1/3 dy/dx बराबर, देख रहे हैं प्लस में है पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं dy/dx बराबर लिखेंगे तो माइनस x की घात -1/3 बटे y की घात -1/3। देख रहे हैं निगेटिव घात यदि नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर से नीचे लाएंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगी। इनको आप पॉजिटिव करके लिख सकते हैं माइनस। देख रहे हैं y की घात -1/3 अंश में जाएगी तो प्लस का 1/3 मिलेगी। इसी प्रकार x नीचे लाएंगे तो ये घात भी पॉजिटिव हो जाएगी। आप देख रहे हैं इनको बिंदु 1 1 पर निकालना है तो dy/dx देख रहे हैं बिंदु 1 1 पर यदि ज्ञात करें तो इसका मान मिल जाएगा माइनस। देख रहे हैं 1 की घात 1/3 बटे 1 की घात 1/3। 1 की घात जानते चाहे जितनी लगाई जाए उसका मान 1 के ही बराबर होता है। तो इस प्रकार dy/dx बराबर -1 मिलेगा। सबसे पहले हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। देख रहे हैं स्पर्श रेखा के समीकरण का फार्मूला होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण देख रहे हैं फार्मूला है y - y1 बराबर dy/dx x1 y1 पर x - x1। तो देख रहे हैं ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। देख रहे हैं फार्मूले में यदि मान रख दें y - y1, देख रहे हैं बिंदु 1 1 है तो y - 1 बराबर प्रवणता dy/dx देख रहे हैं -1 मिली है इंटू x - x1 1 है। तो इस प्रकार से y - 1 बराबर -1 का गुणा करेंगे तो -x प्लस -1 1 का गुणा 1 आ जाएगा।
तो इस प्रकार से माइनस एक्स पक्षांतर करते हैं प्लस एक्स, तो एक्स प्लस वाई बराबर देख रहे हैं माइनस एक जाएगा प्लस में, एक प्लस एक दो, तो समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर दो। आप देख रहे हैं यदि हम अभिलंब का समीकरण लिखें, अभिलंब का समीकरण बराबर होता है, अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस एक बटे डी वाई अपान डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देख रहे हैं मान रखेंगे तो y माइनस वाई वन देख रहे हैं यह एक है, माइनस एक बटे डी वाई अपान डी एक्स देख रहे हैं माइनस एक मिला है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं y माइनस एक बराबर एक्स माइनस एक, y माइनस एक बराबर एक्स माइनस एक, माइनस एक दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे, तो अभिलंब का समीकरण x बराबर y या कहें x माइनस वाई बराबर जीरो, तो ये अभिलंब का समीकरण होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6 का खा, क्या परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न में परवलय का समीकरण दिया है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 5 का खा, परवलय का समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। देख रहे हैं इसका यदि हम आरेख खींचें, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax का देख रहे हैं ग्राफ इस प्रकार से बनता है। देख रहे हैं इसका शीर्ष मिल जाएगा, नाभि मान लीजिए ए, नाभि यस, और नाभि से अक्ष पर लंब नाभिलंब कहलाता है, तो ये नाभिलंब मिल जाएगा। इसके बाद हमको देख रहे हैं इसमें ज्ञात करना है कि परवलय और नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देख रहे हैं ये अक्षों में सममित है, तो यदि हम इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल करके इसका दूना कर दें तो अवशिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। देख रहे हैं शीर्ष ए 0 0, नाभि का निर्देशांक ए कॉमा 0 मिलेगा, और परवलय का समीकरण देख रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया है। तो ऐसी स्थिति में अवशिष्ट क्षेत्रफल, चूंकि देख रहे हैं ये अक्षों के सममित है, तो अवशिष्ट क्षेत्रफल बराबर मिलेगा, अवशिष्ट क्षेत्रफल बराबर देख रहे हैं दूना कर लेते हैं 2 इंटीग्रेशन लिमिट देख रहे हैं 0 टू a y dx। देख रहे हैं परवलय वाई स्क्वायर यहाँ से यदि y बराबर निकालें तो देख रहे हैं 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट a और अंडर रूट x को लिख सकते हैं x की घात 1/2। तो देख रहे हैं यहाँ पर y का ये मान यदि रख दिया जाए तो अवशिष्ट क्षेत्रफल a बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a, y का मान देख रहे हैं 2 अंडर रूट a इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। आप देख रहे हैं अचर पद को यदि हम बाहर कर लें तो 2 दूनाई 4 अंडर रूट a और x की घात 1/2 का यदि समाकलन करें, समाकलन में जानते हैं घात में एक जोड़ लेते हैं 1/2 प्लस 1, और जोड़ने पर जो मिले वही हमारा बटे में लिखना है, तो 1/2 में एक जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 3/2 मिलेगा, और लिमिट है 0 से a। अब देख रहे हैं इसको और सरल करते हैं, 4 अंडर रूट a इंटू देख रहे 3/2 अंश में लाएंगे उलट जाएगा 2/3 इंटू लिमिट अप्लाई करेंगे a की पावर देख रहे हैं 3/2 माइनस 0। इस प्रकार से देख रहे 4 गुनाई 8/3 अंडर रूट a अर्थात a की घात 1/2 में a की घात 3/2 जोड़ेंगे 1/2 प्लस 3/2 देख रहे 4/2, 1/2 प्लस 3/2 मिल करके देख रहे 4/2 मिलता है 8/3 इंटू a की घात देख रहे दोनों का हर समान है, अंश जोड़ेंगे 3 1 4/2, सरल करते हैं 2 दुनाई 4। तो इस प्रकार से अवशिष्ट क्षेत्रफल a बराबर मिल जाएगा 8a² 3 वर्ग इकाई। तो ये परवलय और नाभिलंब जीवा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 5 का ग है कि अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0 को हल कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें अवकल समीकरण दिया है, देख रहे हैं अवकल समीकरण है प्रश्न नंबर 6 का ग, अवकल समीकरण है y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0।
देख रहे हैं माइनस वाले पद को पक्षांतर कर लें, प्लस में आ जाएगा, तो वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई। आप देख रहे हैं यदि हम डी वाई को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो डी एक्स अपान डी वाई बराबर, और वाई पक्षांतर कर देंगे तो एक्स बटे वाई प्लस दो वाई स्क्वायर बटे वाई। दोनों पदों को हम अलग अलग भी कर लेते हैं, इसमें देख रहे हैं वाई की एक घात कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से डी एक्स अपान डी वाई और एक्स बटे वाई को देख रहे हैं यदि पक्षांतर करें तो माइनस एक बटे वाई एक्स बराबर दो वाई। तो देख रहे हैं ये रेखीय अवकल समीकरण का द्वितीय रूप बन जाता है, जो कि देख रहे हैं डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के रूप का है, जो कि रेखीय अवकल समीकरण का दूसरा रूप होता है। तो देख रहे हैं पी के स्थान पर माइनस एक बटे वाई और Q का मान देख रहे हैं दो आई है, ये P और Q के मान मिल जाते हैं। अब इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। देख रहे हैं IF निकालने का फार्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन P डी वाई। देख रहे हैं ये द्वितीय रूप में है, इसलिए डी वाई प्रथम रूप में होता डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में, तो फिर यहाँ डी एक्स लगाते हैं, ये ध्यान देना है। अब मान रख देते हैं बराबर ई की घात इंटीग्रेशन पी देख रहे हैं माइनस एक बटे वाई डी वाई। देख रहे हैं माइनस बाहर कर लेंगे बराबर ई की पावर देख रहे हैं माइनस हमने बाहर किया एक बटे वाई का समाकलन लाग वाई होगा। देख रहे हैं माइनस को यदि हम घात में ले जाएं तो यही बराबर मिलेगा ई की घात लाग वाई की घात माइनस एक और वाई की घात इस प्रकार से देख रहे हैं ई की घात लाग यक्स बराबर यक्स के होता है, तो यह मान हमारा वाई की घात माइनस एक अर्थात एक बटे वाई के बराबर मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं अवकल समीकरण का अभीष्ट हल बराबर लिखेंगे तो x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। आप देख रहे हैं यहाँ पर मान रख देंगे तो x इंटू आई एफ देख रहे हैं एक बटे वाई बराबर इंटीग्रेशन q का मान देख रहे हैं दो आई है इंटू आई एफ एक बटे वाई डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। वाई देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा दो बचता है, दो अचर है, बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन वन डी वाई, वन का चूंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई मिल जाएगा दो वाई प्लस सी। अब देख रहे हैं इस वाई को यदि हम पक्षांतर कर दें तो देख रहे हैं वाई भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगा तो यक्स बराबर देख रहे हैं दो यक्स वाई दो वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। देख रहे हैं यही दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा x बराबर दो वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है कि ना व्यवरोधों 5x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 15 और 2x प्लस 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत z इक्वल टू 8x प्लस 5y का अधिकतम मान क्या आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। देख रहे पिछले सेट में हमने आलेखी विधि से प्रश्न हल किया था और देख रहे इस प्रश्न को भी हम हल करके देखते हैं, तो इनको लगाना आप सीख लेंगे। तो चूंकि ये प्रश्न आपको हर सेट में एक हल करने के लिए मिलेगा और ज्यादातर 5 अंक में ही ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देख रहे सबसे पहले यदि हम इन व्यवरोधों के समीकरण लिखें, व्यवरोध दिए हैं प्रश्न नंबर देख रहे हैं 6 का घा, जिसके अंतर्गत देख रहे हैं पहले व्यवरोध का समीकरण है 5x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 15 और दूसरा देख रहे हैं 2x प्लस 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 10 तथा कह रहा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ये व्यवरोध दिए हैं, इनके अंतर्गत z बराबर 8x प्लस 5y, z बराबर 8x प्लस 5y और इसका हमको अधिकतम मान निकालना है। तो देख रहे हैं दिए हुए व्यवरोधों के संगत समीकरण का यदि हम आलेख खींचें, देख रहे हैं इसका आलेख इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले इसमें हम अक्षों को खींचते हैं। देख रहे हैं सबसे पहले अक्ष को खींच लेंगे। देख रहे हैं अक्ष इस प्रकार से आप बनाएंगे।
देख रहे हैं मूल बिंदु x अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की धन दिशा, और यदि देख रहे हैं पहले विवरोध के संगत समीकरण 5x + 3y = 15 हो जाएगा, और दूसरे में तो यहां पर हम देख रहे हैं दो दो के अंतराल में पैमाना लिख लेते हैं। देख रहे हैं ये हमारा मिल जाएगा, देख रहे हैं एक 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 सेंटीमीटर की दूरी पर हम चिन्हों को अंकित करते हैं। देख रहे हैं इस तरह से y अक्ष में भी अंकन कर लेते हैं एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्हों को। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार y अक्ष में 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं पहले विवरोध का संगत समीकरण 5x + 3y = 15, x अक्ष को जहां पर काटेगा y = 0 करते हैं, 5x = 15, तो देख रहे हैं x = 5 3 15, 3 मिल जाएगा। तो ये हमारा एक बिंदु मिल जाता है x अक्ष पर 3 0, y अक्ष को जहां काटेगा x = 0 करते हैं, तो देख रहे हैं 3y = 15, तो y = 3 5 15, देख रहे हैं 5 बिंदु ये है, तो 0 5 चूंकि y अक्ष पर है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो दिए हुए पहले विवरोध के संगत समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। देख रहे हैं इस प्रकार से पहले दिए हुए विवरोध के संगत समीकरण का आलेख होगा। दूसरे में देखें x अक्ष को जहां काटेगा y = 0 करते हैं, तो देख रहे हैं 2x = 10, तो x = 2 5 10, तो ये हमारा बिंदु 5 0 मिलेगा। इसके बाद y अक्ष को जहां काटेगा x = 0 करते हैं, तो देखिए 5y = 10, तो y = 5 दुनाई 10, तो ये बिंदु हमारा 0 2 मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को यदि मिलान करते हैं तो दूसरे विवरोध के संगत समीकरण का आलेख मिलेगा। देख रहे हैं ये दूसरे दिए हुए संगत समीकरण के, देख रहे हैं पहला ये हमारा आलेख है 5x + 3y = 15, 5x + 3y = 15, और दूसरा ग्राफ देख रहे हैं 2x + 5y = 10। अब इसमें हम उभयनिष्ठ सुसंगत भाग देखेंगे कौन सा मिलता है। देख रहे हैं यदि पहले विवरोध में हम मूल बिंदु 0 0 रख करके जांच करें, अर्थात x की जगह 0 y की जगह 0 रखेंगे, तो देख रहे हैं ये 0 बन जाएंगे। 0 + 0 देख रहे हैं 0, तो 0 देख रहे हैं 15 से कह रहा छोटा है या बराबर है, तो इसको देख रहे हैं संतुष्ट करता है, अर्थात कह सकते हैं पहले संगत समीकरण का जो आलेख है उसके मूल बिंदु की ओर का भाग ही सुसंगत होगा, अर्थात इस पहले रेखाखंड के देख रहे हैं अंदर की तरफ का भाग ही सुसंगत भाग कहलाएगा। दूसरे में यदि देखें 0 0 रखेंगे, 0 बन जाएगा, 10 से छोटा है, तो देख रहे हैं इसको भी संतुष्ट करता है। तो इन दोनों के देख रहे हैं अंदर की ओर का भाग ही उभयनिष्ठ होगा, अर्थात कह सकते हैं दोनों में देख रहे हैं ये उभयनिष्ठ भाग मिलेगा जो कि सुसंगत भाग है। और इस भाग में हम देख रहे हैं कोणीय बिंदुओं की संख्या जो प्राप्त होती है, एक तो देख रहे हैं मूल बिंदु 0 0 है, दूसरा हमारा बिंदु इसका नाम ए दे देते हैं, बिंदु ए जिसका निर्देशांक देख रहे हैं 3 0 मिलेगा। इस बिंदु ए के निर्देशांक 3 0, फिर देख रहे हैं एक ये बिंदु मिलता है कोणीय बिंदु, इसका नाम बी दे देते हैं, और एक बिंदु देख रहे हैं इसको सी नाम देते हैं, इसका निर्देशांक देख रहे हैं 0 2। बी का निर्देशांक लिखेंगे तो देख रहे हैं इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है इन दोनों संगत समीकरणों को हल करके आप इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, वही जो बिंदु मिलेगा वही हमारा बी का निर्देशांक होगा। तो ये कार्य को आपको अलग कर लेना है। यहाँ पर आरेख के अनुसार देखें तो इस बिंदु का निर्देशांक ये हमारा आरेख के अनुसार मिल जाना चाहिए। तो ये क्लियर मिलेगा जब आपका की रेखाएं जो खींची गई हैं वो एक बिल्कुल निश्चित पैमाने के अनुसार है। तो हमको करना क्या है, इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेना है। तो देख रहे हैं इन दोनों समीकरणों को यदि हम हल करें तो दोनों में कोई एक गुणांक बराबर कर लेंगे, चाहे x का अथवा y का। देख रहे हैं y का गुणांक बराबर करें तो इस पहले समीकरण में हम 5 से गुणा कर लेंगे। देख रहे हैं 5 5 25x प्लस 5 3 15y बराबर 15 5 75। दूसरे समीकरण में देख रहे हैं 3 से गुणा करें, 3 दुनाई 6x प्लस 3 5 15y बराबर 3 दाम 30। घटाएंगे, देख रहे हैं घटाने में सब चिन्ह बदल जाएंगे, 15y प्लस माइनस में कट जाएगा। 25 से 6 घटाएंगे तो 19 6 25 19x बराबर देख रहे हैं 75 से 30 घटाएंगे तो 5, और 7 से 3 घटाएं 4, तो x बराबर देख रहे हैं 45/19।
और इस यक्ष के मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे तो यहाँ से y का मान मिल जाएगा। देखिए समीकरण 2 में यदि हम मान रख दें तो 2 गुणे यक्ष के स्थान पर 45/19 प्लस 3y बराबर 15। देख रहे 45 दुनाई 90। देख रहे समीकरण को यदि आप हल करेंगे तो 45 दुनाई 90/19 पक्षांतर कर देंगे तो यही मिल जाएगा 3y बराबर 15 माइनस 90/19। देख रहे लासा ले लेंगे 19 और 19 का गुणा 15 में करते हैं 19 पचे 95 और 19 से कम 19 9 हासिल जोड़े 19 9 28 285 माइनस 90। देखिए घटाएंगे 5 और 18 से 9 घटाएं 9 बचा 1 तो 195/19। तो इस तरह से देख रहे हैं ये x और y के मान मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से बिंदु B का निर्देशांक देख रहे हैं B का निर्देशांक मिल जाता है x बराबर 45/19 और देख रहे हैं y का मान मिला 195/19। अब हम सारणी बनाएंगे जिसमें सबसे पहला कोणीय बिंदु इसके बाद उद्देशीय फलन z बराबर देख रहे हैं 8x प्लस 5y। प्रश्न में दिया है उद्देशीय फलन z बराबर 8x प्लस 5y। देख रहे हैं इन बिंदुओं पर हमको उद्देशीय फलन में मान रख करके जांच करेंगे। पहला बिंदु देख रहे हैं 0 0 है, दूसरा कोणीय बिंदु 3 0, तीसरा देख रहे हैं 45/19 कामा 195/19 और चौथा बिंदु देख रहे हैं 0 2। इन बिंदुओं पर को रख करके हमको जांच करना है किस बिंदु पर z का मान अधिकतम प्राप्त होता है। देख रहे हैं x y की जगह 0 0 रखेंगे तो z बराबर 0 मिल जाएगा और 3 0 रखते हैं तो 8 3 24 प्लस 5 गुणे 0 तो देख रहे हैं ये हमारा 24 के बराबर मिलेगा। इसके बाद 45/19 और 195/19 रखेंगे तो देख रहे हैं 8 गुणे 45/19 प्लस 5 गुणे 195/19। देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करके लिखें तो 8 45। देख रहे हैं इसको यदि हम हल करते हैं तो यही बराबर मिलेगा। देख रहे हैं 8 45 8 चौक 32 32 4 36 360/19 प्लस 5 का गुणा 195 में करेंगे 5 50 25 और 5 9 45 2 47 और 5 1 5 4 9/19। देख रहे हैं दोनों को जोड़ लेंगे 5 7 6 13 और 9 1 10 10 3 13/19। तो देख रहे हैं 1335/19 यही बराबर मिलता है 1335/19। देख रहे हैं यदि दशमलव में इसका मान निकालें यही बराबर हमारा मिलेगा। देख रहे हैं 19 छक्का 114 19 सत्ते 133 इसके बाद 0 बार जाएगा तो देख रहे हैं 70 दशमलव संख्या मिलेगी। 50 होता है 19 दुनाई 38 19 त्रिक 57 देख रहे हैं 70.2। इसके बाद हम तीसरा बिंदु 0 2 रखेंगे तो 8 गुणे 0 0 प्लस 5 गुणे 2 5 दुनाई 10। तो इन मानों में देख रहे हैं सबसे बड़ा मान 45/19 और 195/19 जो कि 70.2 मिलता है। तो ये हमारा इसमें अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान तो देख रहे हैं हमको अधिकतम मान ही इसमें ज्ञात करना था। क्या अधिकतम मान आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए तो अधिकतम मान बराबर देख रहे हैं अधिकतम मान बराबर 70.2। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 के देख रहे हैं अंगा में दिया है क्या बच्चों के 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां और 2 लड़के, 1 लड़की और 3 लड़के हैं। प्रत्येक समूह से यदृच्छा एक बच्चा चुना जाता है। तीनों चुने गए बच्चों में से एक लड़की एवं 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देख रहे दिया है क्या बच्चों के 3 समूहों में, तो बच्चों के 3 समूह हैं। देख रहे पहला समूह मान लेते हैं, ये पहला समूह जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का। इस समूह में देख रहे 3 लड़कियों की संख्या, पहले समूह में लड़की 3 और लड़कों की संख्या देख रहे लड़का 1 है। दूसरे समूह में 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। दूसरे समूह में लड़की की संख्या 2 और लड़कों की संख्या भी देख रहे 2 है। तीसरे समूह में क्या 1 लड़की और 3 लड़के हैं
लड़कियों की संख्या 1 और लड़कों की संख्या, देख रहे हैं लड़कों की संख्या 3 दी है। इस प्रकार से ये 3 समूह हैं। क्या प्रत्येक समूह से यदृच्छा एक बच्चा चुना जाता है, तो तीनों चुने गए बच्चों में एक लड़की एवं 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं तीनों समूह से एक एक बच्चा चुना जाता है, तो प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की एवं 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं एक लड़की और 2 लड़के, देख रहे हैं और 2 लड़के चुने जाने के ढंग, देख रहे चुने जाने के ढंग में देखें, एक ढंग तो हमारा हो सकता है कि पहले समूह से लड़की, दूसरे और तीसरे से लड़का, यानी पहले समूह से लड़की, दूसरे समूह से लड़का, दूसरे समूह से लड़का और तीसरे समूह से भी लड़का, तीसरे समूह से लड़का। दूसरा ढंग हो सकता है पहले समूह से लड़का, पहले से लड़का, दूसरे से लड़की, दूसरे से लड़की और तीसरे से लड़का। एक ये ढंग का चयन हो सकता है। या तीसरा चयन, देख रहे पहले से लड़का, पहले समूह से लड़का, दूसरे से लड़का, दूसरे समूह से लड़का और तीसरे से लड़की, तीसरे समूह से लड़की। इस प्रकार से देख रहे 3 प्रकार से चयन किया जा सकता है। तो पहले प्रकार से चुने जाने की प्रायिकता यदि ज्ञात करें, देख रहे पहले प्रकार से चुने जाने की प्रायिकता, देखिए पहला प्रकार है पहले से लड़की, दूसरे समूह से लड़का और तीसरे समूह से लड़का चुने जाने की। देखिए पहले समूह से लड़की चुने जाने की प्रायिकता मिलेगी। देख रहे टोटल 3 + 1 4 है, जिनमें लड़कियों की संख्या 3 है। तो पहले समूह से लड़की चुने जाने की प्रायिकता मिलेगी 3/4 और दूसरे से देख रहे लड़का चुने जाने की, क्योंकि लड़कों की संख्या 2 है जबकि कुल 4 हैं, तो इसमें मिल जाएगी 2/4 और तीसरे समूह से फिर लड़का चुने जाने की, लड़के 3 हैं तो 3/4। तो देख रहे हैं चूंकि तीनों में से चुना जाना स्वतंत्र है, इसलिए तीनों के गुणनफल के बराबर मिलेगा। इसको यदि हम सरल कर लें तो देख रहे हैं सरल करने पर 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 दूनाई 4। तो इस प्रकार से 3 त्रिक 9 बटे 4 चौक 16 दूनाई 32। फिर देख रहे हैं दूसरे प्रकार से चुने जाने की प्रायिकता, दूसरे प्रकार से चुने जाने की प्रायिकता बराबर मिलेगी। देख रहे दूसरा ढंग है पहले से लड़का, पहले से लड़के चुने जाने की प्रायिकता 1/4, क्योंकि देख रहे हैं एक लड़का है, टोटल 4 है। दूसरे से लड़की, लड़की देख रहे हैं 2 हैं बटे कुल 4 हैं। तीसरे से देख रहे हैं लड़का चुने जाने की, तो लड़कों की संख्या 3 है जबकि कुल 4 है, 3/4। इसको भी सरल करेंगे, 2 दूनाई 4, तो देख रहे हैं 3 एकम 3 बटे 4 चौक 16 दूनाई 32। और तीसरे प्रकार से चुने जाने की प्रायिकता अगर ज्ञात करें तो देख रहे हैं तीसरे प्रकार से चुने जाने की प्रायिकता बराबर, तीसरा है क्या पहले से लड़का, पहले से लड़का चुने जाने की प्रायिकता 1/4 इंटू दूसरे से, देखिए पहले से लड़का, दूसरे से लड़का, दूसरे से लड़का चुने जाने की प्रायिकता 2/4 और तीसरे समूह से लड़की चुने जाने की प्रायिकता 1/4। देख रहे 2 दूनाई 4, तो इस प्रकार से 1 एकम 1 बटे 4 चौक 16 दूनाई 32। और देख रहे तीनों अपवर्जी घटनाएं हैं, क्योंकि 3 में से किसी एक ढंग से ही चयन होगा, तो इसलिए अभीष्ट प्रायिकता तीनों के योगफल के बराबर होगी। अभीष्ट प्रायिकता बराबर 9/32 प्लस 3/32 प्लस 1/32। देख रहे जोड़ेंगे तो बराबर मिल जाएगा 9 3 12 1 13/32। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट आंसर होगा। बच्चों आशा है कि स्टेप टू स्टेप आप प्रश्नों का हल समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो या सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।